Bismillahirrahmanirrahim. Dear student of class second year, as you know, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. In previous 2 or 3 lectures, we discussed about the Cabinet Mission Plan, 3rd June Plan, and these 2 or 3 are most important topics. In the last lecture, I clearly discussed in the previous papers of Federal Board, these questions mostly repeated in the previous 2 or 3 years, जिसमें कैबिनेट मिशन प्लान बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, उसके बाद 3rd जून प्लान रिपीट हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आज थोड़ा सा इस पे भी बात करूँगा मैं। लॉन्ग क्वेश्चन का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, हर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं दिया जा सकता। यानी आप ये समझ लें कि जो भी पेपर सेटर होता है, वो जब भी कोई पेपर बनाता है, सेट करता है, तो जब उसमें लॉन्ग क्वेश्चन देता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो सोचता है कि आया ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के मुताबिक भी है कि नहीं है, आया ये वो तमाम के तमाम क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है जो रिक्वायर्ड है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो लाहौर रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया, खिलाफत मूवमेंट मैंने आपको बताया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मैंने आपको बताया, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। सर्विसेज ऑफिसर सैयद अहमद खान। अच्छा, इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो बार बार आए हैं, वो ज़रा आज सुन लें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, खिलाफत मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान की सर्विसेज ऑफिसर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट और कैबिनेट मिशन प्लान, लाहौर रेजोल्यूशन, 3rd जून प्लान, ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन आए हैं। दीज क्वेश्चन रिपीटेडली repeat in the some kind of papers, previous papers in the federal board। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने, बाकी जो क्वेश्चन है वो तो याद करने ही करने हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर अलीगढ़ मूवमेंट आएगा क्वेश्चन, तो उसके लिए अगर 12 या 13 हेडिंग्स हैं तो आप लोगों ने 8 मेंशन करनी है। ये बार बार लेक्चर में मैं आपको रिपीट करूँगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का, ये कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर का पेपर नहीं होता जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, आपने उसको पार्ट्स को मुकम्मल करना होता है और उसके मुताबिक आपने पूरे के पूरे आपके मार्क्स आ जाते हैं। मैथमेटिकल पोर्शन होता है या न्यूमेरिकल दरमियान में बाज़ औक़ात आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे तो पूरे मार्क्स आएंगे। तो इसमें आपके पास एक ऐसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हेडिंग्स भी कभी कभी आपको पुट करनी पड़ती हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। यानी कि कुछ टॉपिक ऐसे भी आएंगे जो 12-13 हेडिंग्स पर मुश्तमिल होंगे, जो 0.75 ईच हेडिंग आपको मार्क लेना पड़ेगा हर हेडिंग के अगेंस्ट, अकॉर्डिंगली आप लोग ये करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बुनियादी तौर पे 3 जो मेजर पॉइंट्स हैं, आज इन 3 मेजर पॉइंट्स को और एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस यूनिट। फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, वो हम लोग करेंगे। और उसके बाद कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरीके का सिलसिला बनाया जाए कि बुक के ऊपर भी अगर निशान लगाए जाते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली मैं बताऊंगा, किताब हाथ में होगी, आप लोग भी अपनी बुक सामने रखिएगा ताकि कोई बच्चा भी, कोई स्टूडेंट भी किसी गलत टॉपिक को मार्क ना कर जाए उसमें। तो डेफिनेटली आपके पास तो वीडियोस जाती हैं, आप उसको रिपीटली देख भी सकते हैं कि सर ने क्या कहा और किस तरीके से मैंने उसको अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, एक्ट कानून को कहते हैं, आपको पता है।
तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से अनाउंस हुआ वो ये हुआ, इट वाज अनाउंस्ड और पास्ड इन जुलाई 1947। जुलाई में ये अनाउंस हुआ और उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश अपनी जो रूल है इट वाज ओवर इन ऑन द सब कॉन्टिनेंट, वो ख़त्म हो जाएगा रूल। और उसके बाद जो है नंबर सेकंड जो पॉइंट है मैं पहले बता दूं, ब्रिटिश अपना जो क्राउन टाइटल है वो वापस ले लेगा, ठीक है, इस डेट के बाद। और जो सक्सेसर्स होंगे वो सक्सेसर्स अपने अपने आइन साजी करेंगे और जब तक उनकी आइन साजी मुकम्मल नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं होता, तो उस प्रोसीजर तक कोशिश ये करनी है कि उस प्रोसीजर तक तमाम के तमाम जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगे, जो भी इंडिपेंडेंट मुल्क होंगे, वो तब तक 1935 एक्ट को ही फॉलो करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? दीज आर द 3 मेजर पॉइंट्स। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी है। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। अब इसमें बरतानवी हुकूमत एक एक्ट डिक्लेयर करती है और उस एक्ट के तहत ये चीज़ डिक्लेयर कर देती है कि 15 अगस्त को, इसमें कुछ शुबात भी थे, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान आपको पता है 14 अगस्त 1947 को थी और 15 को जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस डे है। इस पर भी एतराज़ात आए क्योंकि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कुछ खदशात थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इंडिया की इंडिपेंडेंस पहले डिक्लेयर होती है तो आया ऐसा ना हो कि कहीं वो पाकिस्तान का हशर बिल्कुल ऐसे ही ना करें। उस वक्त तो ज़ाहिर कश्मीर को ऑक्युपाई नहीं किया था, लेकिन कायद-ए-आज़म को अपने खदशात ज़रूर थे कि इन खदशात के तहत कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया अगर पहले आज़ादी हासिल कर लेता है और पाकिस्तान बाद में आज़ादी हासिल करता है तो पाकिस्तान के लिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ना हो जाएं। इसलिए कायद-ए-आज़म रिक्वेस्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, शुड बी बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि पाकिस्तान की जो आज़ादी है वो इंडिया की आज़ादी से पहले होनी चाहिए। तो यही वजह है कि आज 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करता है और इंडिया 15 अगस्त को अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करता है। क्योंकि इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत से खदशात थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ने भी यही बेहतर समझा कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस अगर पहले हो जाती है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। और दूसरा, इस सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया कि ओकेलिक रिपोर्ट जो है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, बेटा इसको उर्दू में कानून आज़ादी हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानून आज़ादी हिंद। इसमें 3 मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे इट वाज पास्ड इन जुलाई 1947। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद जो नंबर नेक्स्ट पहला जो आपका पॉइंट आएगा उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश अपना क्राउन वापस ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जो एम्पायर ऑफ इंडिया है विल नो मोर फार्म टाइटल, यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो 15 अगस्त के बाद अपना क्राउन वापस ले लेगा। जो क्राउन वापस लेने की बात थी वो 15 अगस्त के बाद, यानी कि ब्रिटिश अपना क्राउन, जो क्राउन था वायसराय के तौर पे लोग आते थे, वो क्राउन वापस ले लेगा, यानी कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर हो जाएंगी, ठीक है। नंबर 3rd पॉइंट में आप लोगों ने ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इस तरीके से होगी कि जब तक दोनों ममालिक अपना कोई स्पेसिफिक आइन नहीं बनाते तो 1935 के एक्ट को ही फॉलो करेंगे।
ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, याद रखिएगा। ये साथ साथ टॉपिक मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा और आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है। अब इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान में हम लोग ये देखेंगे कि पंजाब ये हम लोगों ने और बंगाल, पंजाब और बंगाल क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, दे इंक्लूडेड इन पाकिस्तान आफ्टर द इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद। बंगाल और पंजाब 2 बड़े प्रोविंस थे जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी। चुनाचे पाकिस्तान बनने के साथ ही ये 2 बड़े प्रोविंस पाकिस्तान में शामिल हो गए। आप NWFP में और डिस्ट्रिक्ट सैलत में, किस में? डिस्ट्रिक्ट सैलत डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था वो यही हुआ था कि इसमें रेफरेंडम हुए। ठीक है, और जब बात आएगी बलूचिस्तान की तो जो हम लोगों ने 3 जून प्लान में पढ़ा उसमें बिल्कुल यही था कि जब तक क्वेटा म्यूनसिपैलिटी और शाही जिरगा ये अगर शाही जिरगा और क्वेटा म्यूनसिपैलिटी को रिगार्ड नहीं किया जाएगा, उनका फैसलों का एहतराम नहीं किया जाएगा, तो क्वेटा म्यूनसिपैलिटी और शाही जिरगा ही फैसले करेगा। और आज तक हुकूमत के साथ जो कमिटमेंट थी इन प्रोविंसेस की, आज भी क्वेटा में जितने भी उनके अपने इलाकाई मसाइल होते हैं, कोई भी क्राइसिस आता है, फैमिली डिस्प्यूट आता है, तो उसका फ़ैसला शाही जिरगा ही करता है। और अगर शाही जिरगा ही लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है और वही लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है वो आगे चल के उसी को एक कानूनी रंग या कानूनी डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दी जाती है। इसके अलावा NWFP और सैलत में रेफरेंडम हुए। इसमें भी मैंने आपको 3 जून प्लान में ये बताया वाज़े तौर पे कि NWFP में खान अब्दुल कयूम खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर और पीर मानकी शरीफ को ये टास्क दिया गया कि वो KPK के जितने भी इलाके हैं उसमें एक पॉलिटिकल कैंपेन को चलाएं। तो पॉलिटिकल कैंपेन को जब उन्होंने चलाया तो वहाँ वो भी पाकिस्तान में रेफरेंडम के बाद शामिल हो गया। डिस्ट्रिक्ट सैलत जो है इसमें भी रेफरेंडम हुए और इसके बारे में ये कहा गया कि अगर डिस्ट्रिक्ट सैलत जो है वो अगर ईस्ट बंगाल यानी कि मशरकी बंगाल को अगर वो चूज़ करता है या मशरकी बंगाल में शामिल होता है, क्योंकि बंगाल ही उनके करीब था, तो मशरकी बंगाल अगर वो उसमें शामिल होता है तो चुनाचे वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। तो ये 2 जो एरियाज़ थे, ये 2 जो इलाके थे, प्रोविंस थे, ये बाद में पाकिस्तान में रेफरेंडम के ज़रिए शामिल हो गए। अब बलूचिस्तान में क्वेटा म्यूनसिपैलिटी और शाही जिरगा, इस तरीके से सिंध में जो प्रोविंस सिंध है, सिंध में ये कहा गया कि अगर यूरोपियन मेंबर्स के अलावा सिंध असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं एक्सेप्ट यूरोपियन मेंबर्स, अगर जो सिंध असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो पाकिस्तान, तो असेंबली के मेंबर्स के फैसलों को रिगार्ड किया जाएगा, उसमें यूरोपियन मेंबर शामिल नहीं होंगे, यानी कि दे हैव नो राइट टू वोट। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के हक में वोट देने का राइट यूरोपियन मेंबर के पास नहीं होगा। जो मुस्लिम मेंबर्स हैं जो सिंध असेंबली में बैठे हुए हैं, इफ़ दे ज्वाइन पाकिस्तान देन द सिंध विल आल्सो ज्वाइन द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को सिंध भी ज्वाइन कर लेगा। तो ये टोटल आपके जो इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है कानून आज़ादी हिंद, ये तो अब आ जाता है एनुअल एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, लेकिन इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी आ सकता है। ये एक्सरसाइज में शामिल नहीं है ये टॉपिक, लेकिन आ सकता है क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, तो 1956 और 1962 के जो 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूशन हैं
वो इसलिए भी एब्रोगेट हुए कि उस वक्त तक कुछ एरियाज़ ऐसे थे जिनका फैसला नहीं हुआ था, जैसे जिसमें गिलगित था, चित्राल था, ठीक है, अपर दीर था, लोअर दीर था, ये वो इलाके थे उस वक्त तक इनका फैसला नहीं हुआ था। दे आर कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स, ये प्रिंसली स्टेट कहलाते थे। और पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई और उसके बाद जब 1969 में यहिया खान का दौरे हुकूमत आया, तो उसमें ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इनको मिलाकर एक डिवीज़न बनाया गया जिसको मालाकंड डिवीज़न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाकंड डिवीज़न। तो मालाकंड डिवीज़न के बाद आप देख लें कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी तक मौजूद है, वो अभी तक चल रहा है, अभी तक उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं, अमेंडमेंट वक्त के साथ साथ की जाती है, लेकिन कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद अभी तक नहीं आया। तो इससे पहले जो प्रॉब्लम था उसमें बहुत से मसाइल थे, पावर्स का भी मसला था, उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स का भी मसला था। तो बेटा हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो शुरू से मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आइडियोलॉजी पढ़ा, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को भी डिस्कस किया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बाद मुस्लिम एफर्ट्स जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। मुस्लिम एफर्ट्स क्या थी ड्यूरिंग 1857 टू 1906, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तक। उसके बाद हम लोगों ने अगले टॉपिक भी पढ़े, जिन टॉपिक में खिलाफत मूवमेंट भी एक मेजर टॉपिक था, लाहौर रेजोल्यूशन एक मेजर टॉपिक था, उसके बाद एफर्ट्स थे तमाम के तमाम जो मैंने आपको उसके अलावा जो बुक में हैं वो भी, और उनके अलावा भी जो मेजर इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, ईयर्स हैं, वो भी मैंने आपको कोशिश की है कि मैक्सिमम लिखवा दिए जाएं, ताकि अगले भी टॉपिक में अगर वो आता है तो हम लोग उसको आराम से देख सकें। क्योंकि ये टॉपिक अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत कम देखा गया है ये टॉपिक आए हों। ज़्यादातर ये MCQs टाइप क्वेश्चन में इनको शामिल किया जाता है डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों ने फिर उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया कि आपने इसके ऑब्जेक्टिव कैसे एक्सप्लेन करने हैं, इसका साइलेंट फीचर कैसे लिखना है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे लिखने हैं, रिजल्ट्स क्या लिखने हैं, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट का बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया, लिखवाया। तो आप लोगों ने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। और मैंने शुरू के लेक्चर्स में शायद आपको ये बताया है कि चैप्टर नंबर 1 वो चैप्टर है पाकिस्तान स्टडीज़ का जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेजर टॉपिक्स शामिल किए गए हैं, जिसमें म्यूटनी है, असबाब बगावत हिंद जिसे हम लोग कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से साइलेंट फीचर्स लाहौर रेजोल्यूशन के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, ये एक अलग किस्म का बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम जो है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जो है अब चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो भी टॉपिक समझ नहीं आए इसमें, देन यू डिस्कस टू मी, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, जो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं उसमें भी कभी मौका मिलता है तो बातचीत हो जाती है, तो उसमें आप लोगों ने डिस्कस करना है। फिर हम लोगों ने एक और भी शुरू करना है, अभी रिसेंटली बात हो रही थी कि एक लेक्चर आपका लाइव हुआ करेगा हर वीक में, एक इस्लामियात का फर्स्ट ईयर वालों का और सेकेंड ईयर वालों का पाकिस्तान स्टडीज़ का। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर ये टॉपिक दोबारा रिपीटली हमें समझा दें। उम्मीद तो यही है कि जिस तरीके से टॉपिक समझाए गए हैं, बताए गए हैं, कैबिनेट मिशन प्लान को बताया मैंने, उस पर मैंने आपको 3 जून प्लान जो है उस पर मैंने आपको 3 लेक्चर दिए। इसी तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान पे मैंने आपको 2 लेक्चर दिए हैं, 2 या 3 लेक्चर, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड किया होगा। और आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं, जो फ्लो चार्ट, माइंड मैप मैंने आपको समझाए बताए, इट इज़ मोस्ट नेसेसरी टू यूज़ योर माइंड मैप, योर फ्लो चार्ट इन योर एनुअल एग्जाम एंड इन योर एकेडमी टेस्ट। आप एकेडमी टेस्ट में भी इनको यूज़ कर सकते हो। फेडरल बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे अगर उसमें इस तरह के टॉपिक आते हैं तो उसमें भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने फ्लो चार्ट को और माइंड मैप को यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वो तरीका है जिस तरीके से आप दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ हो जाते हैं, यानी कि हर स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन में इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं करता जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये बहुत मुख्तलिफ है। यही वजह है कि सेकेंड ईयर में और मैट्रिक में आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। इट्स डिपेंड अपॉन यू हाउ टू एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट योर क्वेश्चन। आपकी प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसी है, आप किस तरीके से इनको एक्सप्लेन करते हो। तो ये तमाम के तमाम जो टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। इसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा इंटरम गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया था, ये याद रखिएगा आप कि अबूरी हुकूमत में बहुत डिटेल से मैं नहीं बता सका, लेकिन अबूरी हुकूमत का ऑफ़र जब आया तो इसमें सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ से इसको रिजेक्ट किया गया, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं की गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो इनवाइट किया हिंदूज़ को भी और मुस्लिम्स को भी कि वो अबूरी हुकूमत बनाएं, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन करने से इनकार कर दिया। दोबारा उनका झुकाव था, तो मैंने आपको बताया कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया कि अगर एक फरीक हुकूमत नहीं बनाना चाहता तो फिर होना तो ये चाहिए कि डायरेक्ट दूसरे फरीक को मौका दिया जाए कि वो ऑल ओवर जो गवर्नमेंट है उसको बना सके, उसको फॉर्म कर सके, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट मैंने आपको फिर बताया शिमला कॉन्फ्रेंस के हवाले से, शिमला कॉन्फ्रेंस और बाकी इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए। 3 जून प्लान जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।